हमने क्या बात की थी? हमने सिंपल सी बात की थी कि हम 1940s के पास आने वाले थे अपने हिस्ट्री के लेक्चर में, और वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये डेमो लेक्चर भी आपके रेगुलर लेक्चर के साथ ही एडेड है, तो आपको ये नहीं देखना है कि स्पेशली कोई आपको टीचर लेक्चर दे रहा है, ये रेगुलर लेक्चर में ही हम आपको दे रहे हैं। अब यहाँ पे रेजिग्नेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस का लिखा है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मिनिस्टर थे 1939 में, उन्हें रिजाइन क्यों करना पड़ा? देखिए, वर्ल्ड वॉर का एक टाइम आ गया। 1935 का जो एक्ट था, 1935 के एक्ट के तहत एक चीज की गई। 1935 के एक्ट के तहत सारी बेसिक चीजें यहाँ पर ऐड कर दी गई, जिसमें पहली बार चुनाव किए गए प्रॉपर तरीके से, और जिसमें कांग्रेस के नेता बहुत अच्छे से जीते। जब कांग्रेस के नेता जीते तो इनकी पूरी रूपरेखा बदली हुई दिखी, और जब ये जीत के आए तो ये देश हित के लिए कार्य कर रहे थे। परंतु यहाँ पर इनके जीतने के बाद भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, बहुत सारे ऐसे कारण बन रहे थे जिसके तहत ये देखा जा रहा था कि क्या ये कांग्रेस लीडर सही में सही काम कर रहे हैं। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ने इनके लिए बहुत कुछ बोला। जैसे इन्होंने क्या बोला? इन्होंने सारा प्रोपोगेंडा डाला कांग्रेस के खिलाफ कि ये कम्युनल पार्टी है, ठीक है। जितनी कम्युनल पार्टीज थे वो इनके लिए गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे थे। जैसे कांग्रेस के लिए कहा गया कि जो माइनॉरिटीज है उनके खिलाफ ही काम करते हैं, ठीक। पॉलिटिकल और कम्युनल ओवरटर्न्स को ध्यान नहीं देते, मतलब इनके खिलाफ ये हैं और पॉलिटिकल गेन के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब जाहिर सी बात है, कांग्रेस ऐसा नहीं करता। कांग्रेस लीडर्स को अपने आप को अगर जस्टिफाई करना है, जेन्युइन प्रूफ करना है, तो उनको क्या चाहिए था? उनको अपनी जेन्युइनिटी प्रूफ करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना पड़ा? अपनी जेन्युइनिटी प्रूफ करने के लिए उनको सीधी सी बातें करनी पड़ी कि उनको रिजाइन करना पड़ा। जब वो रिजाइन करके दिखाएंगे तो ये दिखाएंगे कि वी आर फॉर द कंट्री प्राइड, या देश हित के लिए हम कार्य कर रहे हैं। देखिए, अगर नागरिक ही किसी पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं तो वो पार्टी काम नहीं कर सकती। तो अगर नागरिक उनके खिलाफ ना हो तो बेहतर है। तो नागरिक उनके खिलाफ ना हो, इसका प्रयास उन्हें करना था। तो यहाँ पर पहला रीजन ये बना कि इनको ये करना था। उसके बाद कई अपॉर्चुनिटीज थे, ज्वाइन कर रहे थे कांग्रेस को इस पीरियड में, ताकि उनको एडवांटेज मिल जाए ऑफिस का। देखिए क्या होता है, इस टाइम पे कई सारे ऐसे अवसरवादी मिले जिनको लगा कि इस समय पर कांग्रेस से जुड़ना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि कांग्रेस इस टाइम पे एक बहुत बड़ी पार्टी है और उससे वो लाभ उठा सकते हैं। कांग्रेस अवेयर था इस कैरेक्टर से, और गांधी जी ने फ्रैंकली लिखा था करप्शन आ चुका है कांग्रेस के अंदर। मतलब इन्होंने कहा कि जो पुराने लीडर हैं वो तो अच्छे हैं, पर जो अवसरवादी आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और अपने पद को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये चीज उन्होंने अपने अखबार हरिजन में कहा था। अब आपसे प्रश्न क्या है, जो आप मैसेज में भी लिख के बता सकते हैं, ऑडियो खोल के भी बोल सकते हैं। हरिजन न्यूज़पेपर हिंदी में था, इंग्लिश में था, या गुजराती में था? इसके बाद कांग्रेस जो है इन सब एलिमेंट से बिल्कुल अलग थी। ये अपने आप को बिल्कुल फ्री रखना चाहती थी। तो एक समय आया जिस समय पे सारे कांग्रेस लीडर ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो कांग्रेस के लीडर्स के इस्तीफा देने का कारण क्या बना? उसका बेसिक कारण ये बना बच्चों कि जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो वर्ल्ड वॉर में भारत को उनकी परमिशन के बिना उसमें जोड़ दिया गया। मतलब भारत से नहीं पूछा गया कि भाई इस विश्व युद्ध में आप साथ दोगे कि नहीं दोगे। उनसे कहा गया कि भाई आपको साथ तो देना ही पड़ेगा। तो भारत को उनकी परमिशन के बिना विश्व युद्ध में जोड़ देना भी एक क्राइम की तरह देखा गया, और इन्होंने ये किया कि भारत को विश्व युद्ध में जोड़ दिया। अब भारत तो विश्व युद्ध में जुड़ गया, उसको कोई वो भी नहीं था कि वो विश्व युद्ध में नहीं जुड़ सकता। अब विश्व युद्ध में जब भारत को जोड़ दिया तो भारत जो था वो क्या है? वो ब्रिटेन की कॉलोनी है। जो वो ब्रिटिश कॉलोनी है, तो भाई जर्मनी और जापान, इन दोनों की साइड से युद्ध कहाँ होगा? इस कंट्री पर भी हो सकता है, इस कंट्री को भी परेशान किया जा सकता है। तो इस युद्ध की नीतियों में इन दोनों कंट्रीज से इंडिया रिस्क पे आ गया, क्योंकि इंडिया का बॉर्डर जो है वो जापान से मिलता जुलता था। तो जापान के साथ एट रिस्क आ जाएगा और जापान के साथ प्रॉब्लम यहाँ पे दिखने लगेगी। तो इंडिया कह रहा था कि भाई आप हमें हमारी परमिशन के बिना युद्ध में नहीं ढकेल सकते। हम बैकहैंड से आपका साथ देंगे नहीं देंगे हम पर डिसाइड करता है। आप हमसे डिसीजन लिए बिना ये चीज़ नहीं कर सकते। तो इस क्रोध में आकर कई सारे रेजिग्नेशन आए, जिसमें कांग्रेस ने अपील की कि सारे जो मिनिस्टर्स हैं 39 में, वो रिजाइन कर दें अपने मंत्री पद से। तो सबने अपने मंत्री पद से रिजाइन कर दिया। अब यहाँ पे प्रेसिडेंटशिप को लेके कांग्रेस का डिस्प्यूट चला, जो 38 से स्टार्ट हुआ और 37, 38, 39 चलता चला। अब यहाँ पर क्या, ये देख लीजिए। यहाँ पर पहली चीज है कि कांग्रेस के 2 सेशन हुए। 55वां सेशन हुआ हरिपुरा में फरवरी 1938 में, जिसमें प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस। ये सेशन ने कई सारे रेजोल्यूशन पास किए, ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स पे, अंतरराष्ट्रीय मामलों पे और आंतरिक मामलों पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन जो था वो त्रिपुरा में होना था। तो इस सेशन में कांग्रेस को मेजर क्राइसिस मिले, क्योंकि इलेक्शन जो हुआ तो इसमें प्रेसिडेंट जो बोस थे उन्होंने पटब्बी सीतारामैया राजू को हरा दिया। ये वाला ब्लड वाला आपका, वो वाला नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है
यहाँ पर इलेक्शन का टाइम था, प्रेसिडेंटशिप के लिए फिर से चुनाव हुआ, तो यहाँ पर पटब्बी सीतारामैया राजू को सपोर्ट कर दिया किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा कि पटब्बी सीतारामैया राजू जो है उनको मैं सपोर्ट करता हूँ। उनके सपोर्ट के बाद भी पटब्बी सीतारामैया राजू को महात्मा गांधी का समर्थन मिलने के पश्चात भी पटब्बी सीतारामैया राजू चुनाव हार गए। और कौन जीत गया? सुभाष चंद्र बोस। तो 38 और 39 दोनों में ये चुनाव जीत गए। जब ये चुनाव जीत गए तो एक क्लियर चीज़ दिखी कि भाई गांधी की इतनी वैल्यू नहीं रही। ठीक है, दिस वॉज रिकॉर्डेड एज द विक्ट्री ऑफ लेफ्ट विंग। जो कांग्रेस में एक नया तबका आया था उसकी विजय के बारे में दिखाया गया। गांधी जी ने कहा कि डिफीट मेरी खुद की हार है। गांधी ने कहा कि कांग्रेस में हार मेरी स्वयं की हार है, किसी और की हार नहीं। इसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम थी फॉर्मेशन की वर्किंग कमेटी की, और बोस ने डिजाइन कर दिया। अब क्या हुआ? यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई किस चीज की? वर्किंग कमेटी के फॉर्मेशन में लेफ्ट विंग और राइट विंग लड़ गए, मतलब गांधी के समर्थक और बोस के समर्थक आपस में लड़ गए। जब आपस में लड़ गए तो बोस जी को कार्य करने का मौका नहीं मिल रहा था। बोस जी जो भी कार्य करने जा रहे थे उसके खिलाफ कोई ना कोई बोलने लगा। तो सुभाष चंद्र बोस जी को ये चीज बहुत अनकंफर्टेबल लगी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया और इस्तीफा दे दिया और प्रेसिडेंटशिप का पद छोड़कर वह चले गए। तो यहाँ पर गांधी और बोस का रिलेशन बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है खराब था। अगर आप इस इमेज में ध्यान से देखेंगे तो ये कोई नहीं कह सकता। देखिए रिश्ते की अगर बात करेंगे तो रिश्ते यहाँ पर भी पॉजिटिव दिख रहे हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी लोगों की वार्तालाप होती थी। तो गांधी बोस के रिश्ते खराब नहीं थे। गांधी बोस की विचारधारा अलग अलग थी। एक बंदा दूसरी विचारधारा में था और दूसरा बंदा दूसरी विचारधारा में था। तो ये विचारधाराओं का प्रवाह था जो थोड़ा परिवर्तनशील था दोनों का। तो ये परिवर्तन विचारधारा का था, विचारों में बदलाव नहीं था। विचार बिल्कुल अलग अलग भिन्न भिन्न थे, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे से अलग जाना पड़ा और यहाँ पर ये इनसे चले गए। अब इंडिया को वर्ल्ड वॉर में ढकेल दिया गया। अब वाइसरॉय लेलिंगटन ने कहा इंडिया जो है ब्रिटेन के साथ युद्ध करेगी। 1939 में लेलिंगटन ने क्या कह दिया कि ब्रिटेन के साथ भारत है। कांग्रेस ने इसको ऑब्जेक्ट किया। इन्होंने कहा कि भाई हमसे पूछे बिना, भारतीयों से पूछे बिना आप किस प्रकार कह सकती हैं कि भारतीय आपके साथ मिलकर युद्ध करेंगे? ये बोलने का आपको अधिकार तुमने दिया ही नहीं। Congress working committee suggested that it would be corporate if there is a central Indian national government were formed. कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कहा कि हम आपके साथ सहयोग करेंगे, परंतु तब करेंगे जब आप भारतीयों की एक केंद्रीय सरकार गठित कर दो। ठीक है, और उसको इंडिपेंडेंस देने के लिए प्रॉमिस कर दो, कमिटमेंट कर दो कि जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म होगा वैसे ही आप हमें क्या दे दोगे? फ्रीडम दे दोगे। However, government did not come up with any satisfactory response. उसके बाद भी ब्रिटेन की सरकार कोई भी satisfactory response लेकर नहीं आ पाई। इस रिजल्ट से जो कांग्रेस मिनिस्टर ने अपने पद से रिजाइन किया नवंबर 1939 में, और उस ग्राउंड में क्या हुआ? वाइसरॉय ने, है ना, इंडिया को अपनी तरफ से पार्टिसिपेशन बना दिया बिना कांग्रेस के कंसल्टेशन के साथ। मतलब इन्होंने कांग्रेस से नहीं पूछा कि भारतीय युद्ध में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इनको युद्ध में सीधे झोंक दिया गया। कांग्रेस क्या कह रही थी? कांग्रेस कह रही थी कि आप एक इंडिपेंडेंट सरकार बना दीजिए, वर्किंग कमेटी के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी दे दीजिए राष्ट्रीय, और हम आपका युद्ध में साथ देंगे, और जैसे युद्ध खत्म होगा वैसे हमें आप पूर्णतः स्वतंत्र कर दीजिएगा। हमारी स्वतंत्रता आपको स्वीकृति देनी चाहिए। अगर आप हमारी स्वतंत्रता को स्वीकृति देते हैं तो हम आपका साथ देने को तैयार है। ये इन्होंने बोल दिया। इन्होंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि भाई हम युद्ध में साथ तब तक नहीं देंगे जब तक आप एक नेशनल गवर्नमेंट नहीं बना देते और प्रॉमिस ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कर देते। अंग्रेजों ने कहा कोई बात नहीं, हम ये भी नहीं मानेंगे आपका। इन्होंने कहा कांग्रेस इस्तीफा दे, कांग्रेस को इलीगल कर दो, सारे लीडर्स को जेल में डाल दो, और इमीडिएटली भारतीय सैनिकों को बुलाकर वर्ल्ड वॉर 2 में इनको झोंक दो। तो वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सारे भारतीय सैनिकों को झोंक दिया गया, जो हारे भी, बंदी भी बनाए गए, जिनके साथ एक बहुत बड़ा रोल सुभाष चंद्र बोस जी ने प्ले किया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर चलती हुई आपके सामने दिखती रही। देखिए प्लीज इसको डेमो की तरह मत लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बिंदास पूछ सकते हैं। मेरा काम आपको जवाब देना है, मैं आपको उन सब चीजों का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ तक जो पढ़ा इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, फिर मैं आगे चलूँ। जी बच्चों, कोई डाउट है? किसी को बेटा कोई डाउट है? पहले तो बेटा अपने वीडियोस आप लोग बंद कर लीजिए। दिनेश अपना वीडियो बंद करिए, आकाश अपना वीडियो बंद करिए, ताकि बोर्ड पे आपको क्लियर दिखे। जो आपका कैमरे वाला आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए तो आपका वीडियो बंद हो जाएगा। जब आपको बात करनी हो तब वीडियो ऑडियो दोनों खोलिएगा। दिनेश और आकाश अपना वीडियो बंद कर लें प्लीज। जी बेटा, यहां तक कोई डाउट किसी को? दिनेश आपको भी बंद करना है बेटा।
ठीक है, अब चलिए यहां तक कोई डाउट? भूषण, अजय, आकाश? नो सर। चलो, यहाँ तक चीजें समझ में आई। देखिए एक हिस्ट्री है जो आज़ादी से पहले के पूरे सेगमेंट में सीक्वेंस में चलती है, बस उसको आपको याद रखना। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। Eventually, Muslim League under Jinnah celebrate its Deliverance Day, whereas the nationalists stood behind the Congress, and subsequent event led to the, है ना, India's division, है ना, led to the indivisible and the Quit India movement in 1942. Beside both going abroad to leading the Azad Hind Fauj. अब यहाँ पर क्या हुआ? जब कांग्रेस के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया तो मुस्लिम लीग ने इसको सेलिब्रेट किया। इन्होंने कहा वेरी गुड, क्योंकि मुस्लिम लीग तो इतनी मेजोरिटी में ही नहीं थी, तो उन्होंने सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद ये जो थे, ये कांग्रेस जो थे, कांग्रेस के पीछे काफ़ी लोग खड़े हुए। इन्होंने बाद में एक मूवमेंट बनाया जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट बोलेंगे। और उससे पहले बोस कांग्रेस छोड़ चुके थे, कांग्रेस छोड़ के वो इंडिया में नहीं थे, वो भी बाहर निकल चुके थे। वो भी कहाँ गए थे? आज़ाद हिंद फौज के गठन के लिए। तो हमारे देश की आज़ादी का पूरा एक प्लान बनना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा आने वाले टाइम पर देश आज़ाद होने की पूरी रूपरेखा यहाँ पर तैयार करने का प्लान चलने लगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? 39 में जब ये सारे इश्यूज हुए, मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दे दिया, सारी चीजें हो गई, तो अगस्त ऑफर आया। अगस्त ऑफर एक प्लान था। ठीक है, अगस्त का प्रस्ताव लाया गया। उस प्रस्ताव को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि एक अगस्त ऑफर आएगा, उसमें हम जो बातें कहेंगे वो आपको समझनी पड़ेंगी। तो अगस्त ऑफर आया बेटा, इसमें क्या था? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब इंडियन नेशनल कांग्रेस अपसेट हो गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी बातें नहीं मानी, उनसे कंसिडरेशन नहीं लिया। फ्रांस जब एक्सेस पावर की तरह गिरने लगा और जो मित्र सेना थी उनको युद्ध में निगेटिव रिजल्ट मिलने लगे। जब उनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले, प्रारंभ में बात करेंगे तो जर्मनी बहुत तेजी से हर चीज जीत रहा था, तो जर्मनी को जब पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, बाकियों को नहीं मिल रहा, तब इनको ये पता चला कि भाई भारत के बिना काम नहीं चलेगा। और उसी टाइम पर विंस्टन चर्चिल जो थे वो क्या बने? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ब्रिटिश गवर्नमेंट कीन थी कि इंडिया भारत जो है, इंडिया डेट इज भारत, वो ब्रिटेन को सपोर्ट करे। तो ब्रिटेन खुद खतरे में था, है ना, नाजीज उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। आईएनसी का स्टैंड बहुत ज़्यादा नम्र था, वो बहुत ज़्यादा उग्रता के साथ उनके साथ नहीं जुड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ नहीं खड़ी थी। इट सेड दैट सपोर्ट फॉर द वॉर वुड बी प्रोवाइडेड इफ पावर वॉज ट्रांसफर्ड टू एन इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कांग्रेस कह रही थी कि हम आपको सब कुछ देंगे, मैडम आप क्या साथ तब देंगे जब एक आंतरिक सरकार का गठन करके आप हमारा साथ देंगे। ठीक। Then the Viceroy Wellington made a set of proposal called August Offer. पहली बार इंडियन को फ्रेम करके कॉन्स्टिट्यूशन को एक्नॉलेज करने की बात की। एक अगस्त प्रस्ताव इन्होंने तैयार किया, जिसके तहत इन्होंने कहा कि सर अगर ये अगस्त प्रस्ताव आप मान लेते हैं तो फिर बहुत अच्छा है, तो आप हमारा भी साथ दे दीजिए, हम भी आपको कुछ फायदे दे देंगे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया बॉडी वुड बी फॉर्म आफ्टर द वॉर टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। डोमिनियन स्टेटस वाज द ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया। इन्होंने कहा हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, स्वशासन का अधिकार दे देंगे, और युद्ध खत्म होने के बाद एक आपका रिप्रेजेंटेटिव का, इंडियन रिप्रेजेंटेशन का एक बॉडी बनाएंगे जो भारत का संविधान बनाएगा। वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होगी वो एक्सपेंड कर दी जाएगी अभी के अभी, और बहुत सारे इंडियंस इसमें जोड़ दिए जाएंगे, परंतु भारत की सुरक्षा, भारत का फाइनेंस मतलब वित्त और भारत का गृह मंत्रालय, ये सारे अंग्रेजों के साथ रहेंगे। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत बड़ी चीज कही। इन्होंने कहा हम आपको स्वतंत्रता तो नहीं देंगे, पहले तो स्वशासन देंगे, दूसरा का वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बढ़ा देंगे, और इसमें इंडियंस को बढ़ा देंगे अंग्रेजों के साथ, बट डिफेंस, रक्षा, वित्त और गृह मंत्रालय, ये जो पोर्टफोलियो ये हमारे पास ही रहेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। एक एडवाइजरी वॉर काउंसिल सेट की जाएगी जो आपके इंडियंस के साथ मिलकर एडवाइजरी वॉर काउंसिल होगी जो बात करेगी। इन्होंने कहा है ना, as assurance was given to the minorities that no transfer of the power would take place to any system of the government whose authority is directly denied by the large and powerful elements of Indian national lives. अब इन्होंने ये भी कहा कि किसी भी माइनॉरिटीज के खिलाफ अगर कोई है और उनको अगर ये लगता है कि राष्ट्रीयता की भावना का हनन होगा तो हम उनको शक्ति ट्रांसफर नहीं करेंगे। वॉइसरॉय ने ये भी कहा कि देयर वुड बी नो रिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कह रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। ऑल्सो सेड दैट बिफोर एनी, है ना, रियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कुड बी डन, द डिफरेंसेस बिटवीन द आईएनसी एंड मुस्लिम लीग हैव टू बी रिजॉल्व। इन्होंने कहा अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होगा तो उससे पहले मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को बैठकर अपने सारे डाउटों को सुलझाना पड़ेगा। ठीक।
इतनी चीजें इन्होंने बोली। अब इसके बाद रिस्पांस क्या है, आईएनसी ने तो इसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया है ना वर्धा मीटिंग में, और डिमांडेड कंप्लीट फ्रीडम कॉलोनियल रूल से। जवाहरलाल नेहरू ने कहा डोमिनियन स्टेटस कॉन्सेप्ट वाज डेड, है ना, एज अ डोर नेम। कह रहे अंतिम ताबूत की कील थी, अब इसका कोई मतलब नहीं, अब हमें चाहिए ही नहीं डोमिनेंस, अधिशासन स्वशासन नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। इन्होंने क्यों रिजेक्ट कर दिया, ऑफर सेइंग दैट नथिंग शॉर्ट ऑफ पार्टीशनिंग द इंडिया। कह रहे भारत के विभाजन को छोड़कर और कुछ हम स्वीकृत नहीं करेंगे। महात्मा गांधी इनिशिएटेड इंडिविजुअल सत्याग्रह टू एफएम द राइट ऑफ फ्री स्पीच। महात्मा गांधी ने क्या किया, इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया, एंड इन्होंने कहा मास सत्याग्रह नहीं करेंगे क्योंकि वो वायलेंस नहीं चाहते थे, वो ये नहीं चाहते थे कि भारत के अंदर अभी भी क्या हो, हिंसा हो। तो इन्होंने ये किया कि वायलेंस के बिना इन्होंने कहा कि भाई सत्याग्रह का प्लान जो है वो हम इंडिविजुअली चलाएंगे। पहले 3 सत्याग्रही जो थे उनमें कौन कौन थे महात्मा गांधी के बाद, विनोबा भावे, नेहरू एंड ब्रह्मा दत्त। कौन कौन थे, विनोबा भावे, नेहरू एंड ब्रह्मा दत्त। ठीक है, इन सबको जेल में डाल दिया गया। सत्याग्रही ने स्टार्ट किया मार्च करना दिल्ली की तरफ, और इस समय पे मूवमेंट चला दिल्ली चलो। ठीक, दिस मूवमेंट फेल्ड टू पिक अप द स्ट्रीम एंड वाज अबॉर्टेड इन दिसंबर 1940। ये चलाया तो गया बट ये बहुत तेजी से नहीं फैल पाया, तो इसको दिसंबर 1940 में खत्म कर दिया गया। आफ्टर द फेलियर ऑफ अगस्त ऑफर, जब अगस्त ऑफर फेल हो गया तो अंग्रेजों ने क्या किया, क्रिप्स मिशन भेजने का फैसला लिया। ठीक है, ताकि इंडिया को अपने साइड युद्ध में लाया जा सके। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर यूएसए भी कह रहा है आने वाले टाइम पर कि भाई इंडिया चाहिए। यहाँ पर ब्रिटेन भी कह रहा है कि अगर इंडियन पॉपुलेशन हमारे साथ जुड़ गई तो हम युद्ध जीत जाएंगे, हमें युद्ध में बहुत सारे लाभ मिल जाएंगे। तो जितने भी मित्र राष्ट्र हैं वो चाहते हैं कि इंडिया युद्ध में आए, अगर इंडिया युद्ध में जुड़ेगा तो उनको ज्यादा लाभ मिलेंगे, तो बस उन्हें युद्ध में जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है इसके बाद आता है पूना प्रस्ताव, पूना रेजोल्यूशन 1941। कंडीशनल सपोर्ट ब्रिटिश को मिल जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले वर्ल्ड वॉर में। वर्ल्ड वॉर में क्या कहते हैं, एक कंडीशनल मतलब शर्त के साथ आपको सहयोग देने की बात कांग्रेस कर लेता है। पूना रेजोल्यूशन 1941 में पास किया गया इंटरनेशनल कांग्रेस द्वारा, ब्रिटेन को कंडीशनल सपोर्ट दिया गया। अगस्त 1941 को एनुअल सेशन में पूना में महाराष्ट्र में इसको पास किया गया। रेजोल्यूशन में कहा गया अगर ब्रिटेन इंडिया को आजादी युद्ध के बाद देते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इनको सपोर्ट करेगी। रेजोल्यूशन ने कहा जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको तुरंत निकाल दिया जाए, जो रोक है सेंसरशिप की उसको हटा दिया जाए, और एक भारतीय राष्ट्रीय सरकार स्टैब्लिश कर दी जाए। पूना प्रस्ताव में सिग्निफिकेंट शिफ्ट था आईएनसी की पॉलिसी ब्रिटेन की तरफ। आईएनसी पहले एडवोकेट कर रही थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, है ना, फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब इन्होंने कहा, उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब ब्रेक हुआ तो इन्होंने कहा कि अपनी पोजीशन को रिकंसिडर करते हैं। इन्होंने कहा कि ये ऐसा टाइम है जब हमें बेस्ट इंटरेस्ट के लिए ब्रिटेन को सपोर्ट करना चाहिए और इंडिपेंडेंस होप करने की कोशिश आज़ादी के बाद करनी चाहिए। इन्होंने सीधे कहा आज़ादी तब हम लेंगे जब वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, अभी आप हमें एक इंटरिम गवर्नमेंट बना के दे दीजिए, हम आपको सपोर्ट करने को तैयार है। अनविलिंगली अनएक्चुअली सपोर्ट द पूना रेजोल्यूशन। आईएनसी ने क्या किया, अनविलिंगली इसको सपोर्ट कर दिया। सम आईएनसी मेंबर फेल्ट दैट रेजोल्यूशन वेंट टू फार एंड आईएनसी शुड कंटिन्यू डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इन्होंने कहा इस रेजोल्यूशन से बेहतर है कि हम पूर्ण स्वतंत्रता की बात करें। दूसरों ने कहा कि आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो ब्रिटेन पे और आईएनसी को इसको करने से कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म, पूना रेजोल्यूशन एक स्टेप था आज़ादी के लिए, और इसी से ये हुआ कि हमने कोलैबोरेशन की कोशिश की, और यही एक रीज़न बना बाद में देश को आज़ाद कराने का। देखिए अगर आप अंग्रेजों का साथ उस समय नहीं दे रहे, ब्रिटेन का साथ उस समय नहीं दे रहे जब जर्मनी पूरे वर्ल्ड को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, अगर आप नाजी के केस को पढ़ेंगे जो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आने वाले टाइम पे, उस समय की जो रियल सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। अगर उसको आप नहीं समझेंगे तो आप कभी इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हेल्प जरूर कर रही थी। पूना रेजोल्यूशन में कंडीशनल सपोर्ट दिया गया। इन वर्ल्ड वॉर सेकंड आईएनसी प्रोवाइडेड ब्रिटेन विद कंडीशनल सपोर्ट, पहली चीज। आफ्टर द वॉर आईएनसी डिमांडेड इंडियाज इंडिपेंडेंस। आईएनसी कॉल्ड टू रिलीज और पॉलिटिकल प्रिजनर्स। आईएनसी कॉल्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इन्होंने डाले, और इसी को हम बोलते हैं पूना रेजोल्यूशन। ठीक है, पूना पैक्ट और पूना रेजोल्यूशन में डिफरेंस है। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए देश आजाद होने की तरफ हम आ चुके हैं, तो यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट बेटा? बेटा जिसको आवाज नहीं आ रही उसको तो अपना ऑडियो कनेक्ट करना पड़ेगा भाई। जिसको आवाज नहीं आ रही वो अपना ऑडियो कनेक्ट करेगा।
और कोई है जिसको आवाज़ नहीं आ रही मेरी? क्योंकि यहाँ से ऑडियो प्रॉपर चल रहा है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक बेटा? किसी को कोई डाउट? नो सर। कोई असर वाला है जिसको डाउट हो? चलें क्विट इंडिया मूवमेंट पे। अब आते हैं बेटा क्विट इंडिया मूवमेंट पे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट पे क्या था? मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान पे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी इस प्लेस को जाना जाता है। अगस्त क्रांति मैदान है क्योंकि यहाँ से महात्मा गांधी ने कहा था, लीडर्स के साथ आए 8 अगस्त और 9 अगस्त को, और आउटकम इस मूवमेंट का ये हुआ, कांग्रेस ने डिक्लेयर किया, कांग्रेस को अनलॉफुल एसोसिएशन बना दिया गया और इसके सारे ऑफिस पे रेड पड़ी, लीडर्स अरेस्ट किए गए। और यहाँ पर क्या हुआ, ये सारे इंसिडेंट पूरे इंडिया में हो रहे थे। कांग्रेस को इलीगल ऑर्गेनाइजेशन में घोषित कर दिया गया, इनके हर एक ऑफिस पे रेड डाली जा रही है और सारे लीडर्स अरेस्ट किए जा रहे हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे इन्होंने घोषित किया, उसके बाद कांग्रेस को इलीगल बना दिया गया। ऑल्सो नोन एज इंडियाज अगस्त मूवमेंट और द अगस्त क्रांति, ऑफिशियली लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल कांग्रेस द्वारा महात्मा गांधी ने 8 अगस्त को। ठीक है, अब इसमें इन्होंने स्लोगन क्या दिया था? डू और डाई। इन्होंने ये कहा, इन्होंने सीधे कहा, इमीडिएटली इन्होंने क्या कहा बच्चों? इन्होंने सिर्फ एक चीज कही, एन इमीडिएट एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया, डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट ऑफ द फ्री इंडिया टू डिफेंड इटसेल्फ। ठीक है, इन्होंने कहा आप पहले हमें आजाद कर दीजिए और उसके बाद अब हमको समझना है ना। इन्होंने सीधे कहा कि आप अभी क्या करिए, अभी आप हमें आजाद कर दीजिए, हमें हमारा एंड आप ब्रिटिश रूल कर दीजिए और हमको फ्री कर दीजिए, हम अपने आप समझ लेंगे हमें क्या करना। ठीक है, हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेंगे, आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना दीजिए, ब्रिटिश यहाँ से चले जाएं और सैंक्शन जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अगेंस्ट है वो सारे हम देख लेंगे, आप बिल्कुल निकलिए, आप जाइए। मतलब क्लियरली क्विट इंडिया मूवमेंट में एक ही चीज़ थी, ठीक है, कि आप जाओ, हमको अपने देश को कैसे संभालना है हमारी प्रॉब्लम है, डेट इज नन ऑफ योर प्रॉब्लम, तो आपको अब इसकी जरूरत नहीं। गांधी ने इंस्ट्रक्शन दिए कई लोगों को, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कहा या तो आप रिजाइन कर दीजिए, ठीक है, और जॉब से, और अपनी लॉयलिटी किसको दिखाया, एनसी को, सोल्जर्स को कहा कि आप जो है इनके लिए काम मत करिए, पेजेंट से कहा कि आप लैंडलॉर्ड्स और इन सबको रेंट देने से मना कर दीजिए, स्टूडेंट से कहा वो कॉलेज को छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रिंसेस से कहा कि वो लोगों को सपोर्ट करे, अपनी सॉवरेंटी को बना के रखें, अपनी अखंडता संप्रभुता को बना के रखें, और पीपल प्रिंसली स्टेट्स को कहा कि आप सपोर्ट करिए क्योंकि ये जो काम हो रहा है ये नेशन के लिए हो रहा है और नेशन को जोड़ने के लिए अभी ये होना चाहिए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर कुछ ये रियल इमेज क्विट इंडिया मूवमेंट की है जो नो माई इंडिया की साइट से निकली हुई है। तो अगर आप कभी जाएंगे तो वहाँ पर ये सारी इमेजेस आपको प्रॉपर मैनर में मिलेंगी। तो ये सारी इमेजेस क्या बताती हैं कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट एक बहुत बड़ा मूवमेंट बना, और यहाँ पर इन्होंने कहा डू और डाई। ठीक है, अभी ए मेरे वतन एक वेब सीरीज आई है जिसमें सैफ अली खान की बेटी रोल कर रही हैं, सारा अली खान शायद, तो ये वेब सीरीज चल रही है अमेजॉन प्राइम पे, शायद आप कभी उसे देखिएगा। तो उसमें ये डू और डाई से ही थोड़ा पूरा इवेंट बना है कि जैसे महात्मा गांधी और सब अंदर थे, राम मनोहर लोहिया साहब बाहर थे, बाकी लीडर्स क्या कर रहे हैं, कांग्रेस रेडियो कैसे चला, तो वो पूरा इस समय की रूपरेखा को बता रहा है कि 1942, 40, 41 के बाद चीज़ें जो चल रही हैं उसमें बहुत अच्छी वेब सीरीज है। कभी आपको मौका मिले तो आप उसको देखिएगा जरूर, वो आपको बेसिक चीज़ें बता देगी। ये वेब सीरीज आपको देश के बारे में काफ़ी कुछ बता देगी। क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों लॉन्च किया गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, एक्सेस पावर्स जो थे वो अपोज कर रहे थे, ब्रिटिश चाहता था कि इंडिया उनका साथ दे, पर इंडिया उनका साथ नहीं दे रहा था। ब्रिटिश ने जो साउथ ईस्ट एशिया की टेरिटरीज थी वो सारी इन्होंने क्या कर दी थी, अबेंडन कर दी थी, छोड़ दी थी, और अब क्या था, पूरी की पूरी जो शत्रु सेना थी वो भारत के बॉर्डर के पास आ चुकी थी। अब भारतीयों को लग रहा था कि सच में क्या अंग्रेज हमें सिक्योर कर पाएंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन था शायद नहीं कर पाएंगे, और अगर बच्चों ये हमें सिक्योर नहीं कर पाएंगे तो फिर इश्यूज तो रहेंगे।
तो यहाँ अगर हमें सिक्योर नहीं कर पाएंगे और दिक्कतें बढ़ गई, इस समस्या का निदान करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कोशिशें की जा रही थी क्या ये सच में हमको सिक्योर कर पाएंगे। अगर हमें सिक्योर कर पाते ठीक है, नहीं कर पाते तो फिर प्रॉब्लम है। गांधी ने कहा अगर ब्रिटिश इंडिया को छोड़ देगा तो शायद जापान हम पर आक्रमण ना करे। अब ब्रिटिश सेटबैक ऑफ द वॉर, जब वो बार बार हार रहा था, वहां पे चीजें बढ़ रही थी, वहां पर चीजें बहुत बुरी हो रही थी, तो लोगों को लगा ये हमारी सरकार जो ब्रिटेन को नहीं संभाल पा रही, हमको कैसे संभालेगी। क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी नहीं आ पा रही थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाने के लिए फिर से कांग्रेस बोल रही थी। तो एक पूरा समय आ गया था जब हम अपनी कंट्री को आजाद कराने की पूरी कोशिश कर सकते थे और अपनी कंट्री को बेहतर तरीके से आजादी की तरफ ले जा सकते थे। इसी को बोला गया था क्विट इंडिया मूवमेंट। अब रिस्पॉन्स क्या मिला, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिस्पांस दिया, गांधी के साथ सारे नेताओं को अरेस्ट कर लिया, ठीक है। अब ये मूवमेंट रह गया किनके हाथ में, जयप्रकाश नारायण, अमर रोया लोहिया, ये और अरुणा आसफ अली जैसे कुछ लीडर्स थे जो आए। 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया जो इस मूवमेंट्स के कनेक्शन में थे। महिलाओं और बच्चों को भी, ठीक है, यहाँ पर छोड़ा नहीं गया, उन तक को जेल में डाल दिया गया। यहाँ पर कोई कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ, आईएनसी बैन कर दी गई, लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। गांधी जी और बाकी लोगों को फिर आजादी के बाद ही समझ लीजिए, जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तभी आजाद किया जाता है। गांधी को 44 में हेल्थ के कारण छोड़ा जाता है। पीपल रिस्पॉन्डेड टू गांधीज कॉल इन मेजर वे, लोगों ने गांधी की बात को बहुत सीरियसली लिया, है ना, और इन्होंने वायलेंस भी किया, सरकारी संपत्तियों का भी ह्रास किया, बिजली लाइंस भी काटी। उस जगह पार्टी इन सब चीजों को सपोर्ट नहीं कर रही थी। मुस्लिम लीग जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने इस चीज को नहीं किया, है ना, उसको सिर्फ इकलौता था, और हिंदू महासभा, इन दोनों को इन्होंने बैन नहीं किया क्योंकि ये देश की आजादी के लिए उस टाइम पर कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे, पर कांग्रेस कर रही थी। लीग वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ ब्रिटिश हैविंग इंडिया विदाउट पार्टीशन। अब लीग कह रही थी कि अब जब तक आप इसे आजाद नहीं करोगे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्ट कर रही थी वॉर को, ठीक है, सोवियत यूनियन के साथ अलाइड होने का। सुभाष चंद्र बोस इस टाइम पर इंडियन नेशनल आर्मी बना रहे थे, आजाद हिंद फौज। सी राजा गोपालाचारी ने रिजाइन कर दिया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस के फेवर में। इसके बाद ब्यूरोक्रेसी जो सपोर्ट नहीं कर रही थी वो भी क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो भी अंग्रेजों के साथ थी। स्ट्राइक डेमोन्स्ट्रेशन सब हो रही थी, इसमें लोगों का सपोर्ट नहीं था, है ना। तो अब वर्कर्स प्रोवाइडेड सपोर्ट बाय नॉट वर्किंग इन द फैक्ट्रीज। अब जो वर्कर्स थे उन्होंने कैसे सपोर्ट किया, उन्होंने कहा फैक्ट्रीज में काम नहीं करेंगे तो अंग्रेजों का साथ नहीं होगा। कुछ प्लेसेस पे पैरेलल गवर्नमेंट चलाई गई, जैसे बलिया, ठीक है, तमलुक और सतारा में पैरेलल गवर्नमेंट चलाई गई आजादी से पहले। इसके बाद कुछ चीफ एरियाज थे, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मिदानपुर, कर्नाटक, यहाँ पर मूवमेंट चला है 1944 तक। तो कहीं ना कहीं क्विट इंडिया मूवमेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था। अब क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या हुआ, बहुत सारा सप्रेशन किया सरकार ने, गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस ग्रांट करने को तैयार नहीं थी, पर इसके कारण वॉर के बाद इनको करना पड़ा। टॉप एजेंडा जो इनका था वो चला, पब्लिक मोरल जो थे वो हाई हुए और एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स बढ़ गए। अब अंग्रेजों के खिलाफ हम खड़े थे, अंग्रेजों का साथ देना नहीं चाहते थे, ठीक। जब हम अंग्रेजों का साथ नहीं देना चाहते तो यहीं पर क्या होगा, अंग्रेज थोड़े क्रुद्ध होंगे और यहीं से देश की आजादी की, ठीक है, इंडिपेंडेंस की बातें स्टार्ट हो गई। और अब ये 1942 से लेकर 1944 तक जो बेटा हमने किया है, यहीं से देश बदलने का काम प्रारंभ हो जाएगा और हमारा देश हो जाएगा आजाद। अब आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, क्योंकि